मैंने आपसे बहुत वाज़ेह तौर पर एक बहुत अहम बात कही थी। कामरान टेसोरी साहब के 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 2 अहम बयानात ज्यादा मशहूर हुए। एक वो बयान था जिसमें वो ये कहते थे भाई आ रहे हैं, आपको याद होगा, भाई वापस आ रहे हैं। और दूसरा जो अहम नुक्ता था वो जिसमें उन्होंने कहा था कि आप वोट देना हो तो दे देना, निकलेंगे तो नहीं। पहले भी तो दिया था ना, निकला नहीं। मैंने आपसे वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जिस दिन ये बयान आया था उस दिन से भाई वाला बयान एक अवामी बयान है। उससे अवाम को, उन जो पाकिस्तान की एक अशराफिया कहलाती है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उससे कोई इतना वाज़ेह फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस बात से वाज़ेह फर्क पड़ता है वो ये पड़ता था कि आप इस हुकूमत को ही गलत करार दे रहे और कह रहे हैं कि ये वोट ही 2 नंबर से बनी, 2 नंबर वोटों से बनी है। तो उस पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ पैगामात आगे गए, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ इनके दोस्तों ने समझाया कि जनाब जरा संभल जाइए। अब हुआ यह कि पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों के बहुत ज्यादा करीब तस्वुर किए जाने वाले फैसल वाउडा, आपको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फैसल वाउडा की शनाख्त के बारे में और फैसल वाउडा के पस पर्दा तमाम मामला के बारे में आप सब लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि उनकी जमात कौन सी है। यकीनन कामरान टेसोरी साहब की और फैसल वाउडा की जमात एक ही है। अब आप कहेंगे कैसे? कामरान टेसोरी क्या कहते हैं, मुझे कौन लाया? एमक्यूएम लाई। फैसल वाउडा को वोट किसने डाले? किसकी सीट पर वो आए? एमक्यूएम की सीट पर आए। तो आप मुझसे तो समझदार हैं, मुझसे मत कुछ कहलवाइए। आप ये समझिए कि दोनों का ताल्लुक एमक्यूएम से ही है, तो जाहिर दोनों अंदर के हालात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसीलिए फैसल वाउडा ने कहा कि सॉफ्टवेयर आर्जी तौर पर अपडेट कर दिया गया है कामरान टेसोरी का। मेरा सवाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, सिर्फ छोटा सा बनता है, ये आर्जी तौर पर अपडेट का क्या मतलब है? फैसल वावडा ने एक लम्हे के लिए सोचा, एक लम्हे के लिए ठहरे और उसके बाद कहा कि आर्जी तौर पर। अब ये आर्जी को आप आर्जी समझिए या मुस्तकिल समझिए। मुस्तकिल तौर से फैसल वावडा की क्या मुराद है, ये बड़ा नुक्ता है। आपको याद होगा कि फैसल वावडा ने एक बार पहले भी कामरान टेसोरी साहब के मुतालिक कहा था कि जनाब ये जाने वाले, और उसके बाद कामरान टेसोरी ने कहा था, बड़ा मशहूर जुमला है, कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस क्या वाइस चांसलर प्रिंसिपल में, बहरहाल ये अब देखते हैं। लेकिन माजरत के साथ कामरान टेसोरी साहब इस वक्त गवर्नर है, लेकिन अब बहुत सारा पानी पुलों से बह चुका है। शायद आपकी जो पोजीशन पहले जितनी मुस्तहकम थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि इस वक्त आपकी पोजीशन मजबूत नहीं है। तो ये बात जहन में रखिए कि अब शायद वो वक्त आ रहा है कि जूनियर कुछ सीनियर बनने वाले हैं और सीनियर कुछ ज्यादा सीनियर बनने वाले हैं। तो ये बड़ा अहम नुकता है। अब ये खबर मुझे आपको देनी थी, आगे चलते हैं, एक और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, आज जब मैं प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 18 अगस्त से 17 अगस्त को इतवार का दिन था, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं कर सका था। 17 अगस्त का दिन वो दिन था कि मुझे अपने बचपन का वो दिन याद आता है कि मैं ट्यूशन से घर आया था और घर आने के बाद हमारे मोहल्ले में एक सबील लगी हुई थी पानी की, और मुहर्रम के दिन थे और मैं उस सबील पर लोगों को पानी पिला रहा था। और मैं बहुत छोटा सा था और एकदम से खबर आती है, और खबर ये आती है कि यार मालूम है क्या हुआ? तो सब उधर, हम तो बच्चे थे, सब कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे उस जमाने में टीवी भी जो है वो बहुत कम होते थे, मोबाइल फोन होते नहीं थे। तो खबर ये बढ़ती है कि जनरल ज़ियाउल हक का जहाज उड़ गया और वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वहां पर थोड़ी देर के बाद सब जगह मिठाइयां बंटना शुरू हो जाती हैं, और मैं हैरत में होता हूं कि अभी मैं मुहर्रम इमाम हुसैन को मना रहा था और अभी लोग जो है वो मिठाइयां बांटना शुरू कर देते हैं और ज़ियाउल हक का चैप्टर क्लोज हो जाता है। मैं ये समझता हूं कि उसके बाद से ही जनरल ज़ियाउल हक का चैप्टर शुरू होता है। ये जनरल ज़ियाउल हक की पॉलिसी थी कि जिसके बाद ये मुल्क के अंदर कलाशनकोव कल्चर आया। ये जनरल ज़ियाउल हक की ही बदौलत था कि इस जगह पर मजहबी शिद्दत पसंदी के रुझान में इजाफा हुआ। ये जनरल ज़ियाउल हक का ही करिश्मा था कि यहां पर जमहूरियत हमेशा तला आज़मों के पैरों के नीचे रही। तो मैं इसलिए ये बात वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि जो लोग ये नारा लगाते हैं भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, वो याद रखिए कि भुट्टो का नारा क्या था? सोशलिज्म। क्या पाकिस्तान में पार्टी सोशलिज्म पर कायम है? इस पार्टी तो सोशलिज्म के करीब भी नहीं है। रोटी कपड़ा मकान इस पार्टी का नहीं है। तो मैं ये चाहे जितना भी नारा लगा ले, लेकिन जमीनी हकायक ये है कि भुट्टो मर गया और ज़ियाउल हक आज भी जिंदा है। कि आज भी इस मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी उसी तरीके से, आज भी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत उस तरीके से पनप नहीं पाई है। तो मैं उन भुट्टो जिंदा वालों से कहता हूं कि तुमने अपने आप को, भुट्टो को मार दिया, लेकिन जिया के चाहने वालों ने नाम लिए बगैर जिया को जिंदा रखा। ये बड़ा अहम सवाल बता रहा हूं आपको, ये जरा सोचिएगा कि आज भी वो इंतहा पसंदी यहां पर मौजूद है, आज भी मजहबी इंतहा पसंदी का रुझान मौजूद है, क्लाशनकोव कल्चर आज भी मौजूद है। बड़ा अहम सवाल है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ा अहम खबर दे रहा हूं, बड़ी 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 बड़ी, मैं भी कह सकता हूं भाई पकड़े गए। तो आप लोग भी कहेंगे क्या कामरान टेसोरी बन गए? नहीं भाई मसला यह है कि यहां पर डकी भाई पकड़े गए। और डकी भाई क्यों पकड़े गए? कि उन पर इल्जाम यह है कि वो बाकायदा तौर पर अपनी वेबसाइट्स पर, अपने प्रोग्राम के अंदर फहाशी फैलाते हैं, और फहाशी फैलाने के साथ साथ वो ये काम भी करते हैं कि वो जुए और सट्टे की वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं। देखिए मेरे भाई, आप डकी भाई होंगे और हमने यहां सबको देखा हुआ है। मसला सारा ये होता है कि जब तक आप इस निजाम के लिए, इन चीजों के लिए सूट करते हैं, तब तक सब बर्दाश्त कर लिया जाता है। उसके बाद डकी भाई हों
या रजब भाई हो, कोई भी हो, रजब भाई हमारे यहाँ दूध वाले भी हैं, तो कोई भी हो, उसके साथ फिर यही हाल होता है। पहले ये आइकॉन्स बनाए जाते हैं और फिर जब ये आइकॉन से टकराव होता है तो ये आइकॉन्स खत्म हो जाते हैं। ये आइकॉन सारे डमी आइकॉन्स होते हैं। जिद्दोजहद या प्रोग्राम क्या होता है ये हमारे दिलों से पूछे। इस प्रोग्राम को यहाँ 90,000 फॉलोवर्स तक लाने के लिए गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर हमने क्या कुछ मेहनत नहीं की और हक को सच बताने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये आप सब लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो डकी भाई का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ दिन के बाद बाहर होंगे, सही है। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, फिर रजब की बारी आएगी, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई आएगा, सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। मैं कहूंगा टू बी कंटिन्यू। हाँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि ये रजब बट अभी पिछले दिनों कामरान डेसोरी साहब का भी तो मेहमान था ना, उनके बेटे के साथ भी इसने वीलॉग किया है, तो जरा सा देखिएगा, जरा सा चेक कीजिएगा मामला को कि कहां जा रहे हैं। खैर, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैं तो वैसे ही इस खबर को जिक्र करना आपके लिए जरा जरूरी था। एक अहम शख्सियत को आखिरकार उसकी जमात ने नवाजने का फैसला कर लिया है, और वो नवाजने का फैसला क्या है, लेकिन मैं पहले इस खबर को बताने से पहले आपको एक बड़ी और खबर देने वाला हूं। आपको याद होगा वाज़े तौर पर कि मैं वो वाहिद शख्स हूं कि जिसने आज से 2 महीने पहले आपको ये बात कही थी कि जनाब यहां पर नए सूबों के फॉर्मेट की बात की जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों तक मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप देखिए कि कुछ अरसे के अंदर कि हर जगह यही गुफ्तगू हो रही होगी, सब नए सुबह, नया सुबह, नया सुबह, नया सुबह, नया सुबह, नया सुबह, नया सुबह बात कर रहे होंगे। मैंने यही कहा था ना आपसे कि सब ये बात कर रहे होंगे, सबके मुंह पर एक ही तस्वीर होगी, नया सुबह, नया सुबह, नया सुबह, लेकिन किसी के पास भी खबर नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एक डिस्कशन में आया है, फाइनल डिसीजन नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं। ये जो कह रहे हैं ना कराची और हैदराबाद को मिलाकर सूबा बना दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं सिंध के अंदर ये बड़ी तकसीम हो जाएगी, बड़ा मारधाड़ मच जाएगी और यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। असल फार्मूला क्या है, ये नक्शा देखें सिंध का, देखिए आपने मेरे भाई, ये सिंध सिंध नहीं रहेगा। जब सिंध का मतलब आप सिंध 1970 से पहले तो कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, और 1947 से पहले जिसे सिंध कहा जाता था उसमें मुल्तान तक का कई इलाका आता था, बलूचिस्तान के कई इलाके आते थे। फार्मूला यह है, क्या आप इस नक्शे को जरा गौर से देखिए, इसमें साउदर्न सिंध की बात की जा रही है। साउदर्न सिंध का मतलब है कि उसमें न सिर्फ कराची होगा, सिर्फ कराची सूबा नहीं बनेगा, सही, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें थरपारकर होगा, इसमें ठट्ठा होगा, इसमें बदीन होगा, ये इसमें सजावल होगा, और ये ऊपर सांगड़ तक जाएगा, और सांगड़ से ऊपर कश्मीर से लेकर ऊपर तक जो आपका है वो पूरे का पूरा एक अलग पार्ट, इंतजामी पार्ट होगा। ऐसा ही नहीं, इससे भी आगे की कहानी है कि ये जो सिंध का जो पार्ट होगा इसके अंदर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों को भी साथ शामिल किया जाएगा और पंजाब के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि सिंध की तकसीम का फार्मूला, सॉरी सिंध की तकसीम नहीं बल्कि इंतजामी ढांचे का फार्मूले में कराची अलग सूबे की बात नहीं हो रही है, ना ये बात हो रही है कराची और हैदराबाद को मिलाकर सूबा बना दे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कराची हैदराबाद दरमियान के सारे हिस्सों को हटा दो, ऐसा नहीं होगा। साउदर्न जो पार्ट है उसमें ऊपर जामशोरो तक का हिस्सा जो है, जामशोरो, आधा जामशोरो तक, ये साउदर्न सिंध कहलाएगा, यानी कि जनूबी सिंध कहलाएगा, जिसमें ठट्ठा, बदीन, तरपारकर, कराची सभी सिंध है ना, सभी सिंध है। मतलब आप कराची को अलग क्यों कह रहे हैं, हैदराबाद को अलग क्यों कह रहे हैं, कोई महाजी सूबे की बात नहीं हो रही है। ये जो वहां पर डिस्कशन हुआ है, जहां मैंने आपसे कहा भी फैसला नहीं हुआ, डिस्कशन हुआ है, उसमें साउदर्न पार्ट की बात हुई है, और जो अपर पार्ट है उसमें बलूचिस्तान के कुछ ऐसे हिस्सों को साथ शामिल करने की बात की जा रही है। उसमें ऊपर जो आपका साउदर्न पंजाब है उसके कुछ हिस्सों की बात की जा रही है, और फिर साउदर्न पंजाब के ऊपर से कुछ और फिर उनके एक अलग सूबा बनेगा, तो या सॉरी एक अलग इंतजामी ढांचा बनेगा। तो ये इंतजामी ढांचों की बात हो रही है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। तो इस बात को समझिए। ये कुछ लोग मैंने देखा कौम परस्त कह रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए मेरे भाई, मैंने आपसे पहले कहा था दरिया सिंध कश्मीर से निकलकर पंजाब, केपी के, बलूचिस्तान, सिंध सब जगह जाता है। तो अगर आप उस तरीके से सिंध कहेंगे तो सभी सिंध है। तो ये, लेकिन जो इंतजामी ढांचे वो वक्तन वक्तन 70 साल में, 80 साल में, 50 साल में, 100 साल में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तब्दील होते रहे। असल जो सिंध का जिसे कहा जाता है वो ये सिंध का, आप बहुत सारे लोगों को मैंने, वो मुझे साहब कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब जो है कोई फैसला नहीं करेंगे। मेरी बात सुनिए, मुराद अली शाह साहब का नाम क्या है? सैयद मुराद अली शाह, यही नाम है। ये खत्ता कब से? आप कहेंगे 5000 साल से। 5000 साल से। सैयद मुराद अली शाह का मतलब क्या होता है? ये सैयद है, यानी कि ये अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मनसब करते हैं। तो ये तो अरब हुए ना, ये अरब हुए, ये सिंधी नहीं हुए। जो यहां का मकामी है वो 5000 साल पुराना होगा। तो ये सब लोग, ये जितने भी लोग हैं उनमें से, ये दुरानी कौन है? आगा सराज दुरानी, ये यहां के कहां है? ये सराके के नहीं है, ये तो ऊपर के, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के ना। तो ये तो अलग बहस है, खैर मैं इस बात पे बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जाहिर वक्त के मुताबिक, जोग्राफी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स तब्दील होते हैं, उसे कोई अति ना का मसला। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि थरपारकर, बदीन, इन सब जगहों पर अलग इन्वेस्टमेंट होगी। फिर इस तरीके से ऊपर के जो आपका अपर सिंध का जो पार्ट होगा उसके अंदर फिर इंतजामी यूनिट्स के अंदर ज्यादा बेहतर तौर पर काम हो सकेगा। ये मैं किसी का एजेंडा नहीं करा दे रहा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान इतना बड़ा है, उसके अंदर कितने सूबे हैं, ईरान के अंदर कितने सूबे हैं, और अमेरिका के अंदर कितनी स्टेट्स हैं।
कितनी रियासतें हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई किसी को तकसीम कर जाएगा, किसी का कल्चर टूट जाएगा, किसी का कल्चर तकसीम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है, अगर ऐसी बात होती कि सिंध के इस इंतजामी यूनिट में आज तक फायदा पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के चंद लोगों को ही हुआ है ना, सिंध का आम सिंधी जो है उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ, चाहे उसका ताल्लुक उर्दू बोलने वालों से हो, सिंधी बोलने वाले हो, बलोची बोलने वाले हो, या किसी भी जबान के बोलने वाले हो, उनको तो फायदा नहीं पहुंचा, तो लीच का होता है। तो अगर उस तरीके से नए यूनिट्स डेवलप होकर कोई नए लोगों को और नई इंतजामिया के साथ, नई सोच के साथ अगर फरमान चढ़ता है तो कोई बुरा नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि सूबे की जो बात हो रही है, ये कराची और हैदराबाद की बात नहीं हो रही, उस जगह डिस्कशन में, मैं कह रहा हूं फैसला नहीं हुआ है, डिस्कशन जो हुआ है उसमें इंतजामी यूनिट की तकसीम लोअर सिंध, अपर सिंध, और अपर सिंध में बलूचिस्तान के चंद इलाके और वहां के चंद इलाकों को शामिल करके इस तरह की का ढांचा बनाने की बात कही जा रही थी। वो डिस्कशन है, तब बात आगे बढ़ेगी तो बताऊंगा। लेकिन ये बाकी सारे जितने लोग बकवास कर रहे हैं इनमें से किसी को कुछ भी नहीं पता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं एक और आपको खबर दे रहा हूं। सोहेल वड़ाई साहब किसी बड़े मारूफ सहाफी हैं, बहुत मारूफ सहाफी हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने एक बात नहीं बताई है, और सोहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि अब जो हुकूमतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो वफाकी हुकूमतें, उनकी करप्शन पर भी कुछ मुक्तदरा कुव्वतों ने अपने कैमरे फिट कर दिए, सीसीटीवी कैमरे फिट हो गए। और ये जो सीसीटीवी कैमरे फिट हुए हैं, मुझे भी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि आने दिनों के अंदर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत के हवाले से कुछ करप्शन की बड़ी फाइलें और कुछ मामला खुलने वाले हैं। अनकरीब आपको नजर आएंगे कि यहां पर बाकायदा अब जो है वो ये सोहेल वड़ाई साहब की एक इन्फॉर्मेशन और एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। एक इन्फॉर्मेशन सोहेल वड़ाई साहब रखते हैं, एक मैं रखता हूं, तो ये दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो मेरे जहन में ये आइडिया बिल्कुल डेवलप हो रहा है कि ये होने वाला है। मैं दोनों अपनी कड़ियों को आपस में मिलाता हूं तो इस नतीजे पर ही पहुंचता हूं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, वक्त में और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा, अगली बात जो है वो राना सनाउल्लाह पर आखिरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने रहन कर दिया है, और इतलात ये मिल रही है कि राना सनाउल्लाह को न सिर्फ सेनेट का टिकट दिया जाएगा बल्कि सेनेट के टिकट के साथ साथ उनको एक वजारत भी दी जाएगी। अब तक वो मुशीर के फराइज अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब जादूगरनी ये बता रही है, जो एक दो चार लोग ना आजकल मेरे बहुत करीबी जानने वाले, मेरे दिल के बड़े करीब रहते हैं, वो आजकल लाहौर में, तो मुझे जो है वो कुछ मेरी जादूगरी, और इस्लामाबाद में भी एक दो, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब यहाँ तो बात हो रही है कि राना साहब को कोई वजारत भी दी जाने का इरादा है, और कुछ मामला तय करने की भी बात की जा रही है। अभी उन्हें सेनेट में दिया जा रहा है, आगे चलकर उन्हें वजारत भी इस हवाले से दी जाएगी। अगला खबर, अगली खबर और अगली अहम खबर, पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सिंध में इस तरह की तकसीम हो, मुस्लिम लीग नून कभी नहीं चाहेगी पंजाब की तकसीम हो, तो इस तकसीम की हिमायत कौन करेगा? एक बड़े मारूफ साफी हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना यह है कि इस सारे फार्मूले की हिमायत करेगी पीटीआई। मैंने कहा क्यों क्यों? तो उन्होंने एक शेर सुनाया कि बना है शाह का मसाहिब फिरे इतराता, बना है शाह का मसाहिब फिरे इतराता, वरना गालिब की शहर में आबरू क्या है। तो समझ जाइए, अगर करीब जाना है किसी से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं तो समझदारी